कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 5 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ अकेला पदार्थ लिख गया है, ठीक है। आगे का पृथक्करण और लिखना था, वो लिख नहीं पाया, ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। तो इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, हमें किसी भी मिश्रण को अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है उसके अवयवों में। तो ये आवश्यकता होती है हमें उस मिश्रण में से अशुद्धियों को अलग करने के लिए, या फिर दो विभिन्न प्रकार के तत्वों को, पदार्थों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम उनका अलग अलग उपयोग कर सकें। इसलिए हम उस मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उपयोगी पदार्थ प्राप्त कर सकें। मतलब उसमें अगर ऐसे दो पदार्थ मिले हुए हैं कि एक हमारे उपयोग का है और एक अनुपयोग का है, तो उपयोगी पदार्थ को हम अलग निकाल कर अपना उपयोग कर लेंगे और जो हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ है उसे फेंक देंगे या हानिकारक पदार्थों को हटा सकें। तो यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिए हैं। एक है धान से भूसी को हटाना, ठीक है। तो धान से हम भूसी को हटा के दो अलग अलग अवयव प्राप्त कर लेते हैं। जो धान है वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, उसे हम चावल के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन भूसी है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उससे जो जानवर वगैरह हैं वो उपयोग में लाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है चाय के पत्तों को पानी से अलग करना, यानी चाय की पत्ती को पानी से अलग करना। तो जब हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय को छानकर उसमें से चाय को अलग कर लेते हैं और चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है, ठीक। तो इस कारण हम किसी मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग अलग करते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, इसका जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यहाँ यह कहाँ उपयोगी किया जाता है। तो निष्पावन बच्चों पदार्थों को या फिर अवयवों को अलग करने की एक ऐसी विधि है जिसमें एक अवयव तो हल्का होता है, एक भारी होता है। तो दोनों जो मिश्रण है बच्चों उसे हवा में ना हम उड़ाते हैं, तो जो हल्का अवयव है वो कुछ दूरी पर जाके गिरता है और जो भारी कण है वो वहीं की वहीं गिरते हैं, ठीक है। आपने गांव वगैरह में देखा भी होगा कि हवा में हम जो चावल है या फिर गेहूं है उससे भूसी अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। तो हम क्या एक स्टूल वगैरह पे खड़े हो जाते हैं, वहां से हम है ना भूसी और चावल के मिश्रण को गिराते हैं। तो जो हवा से जो हल्के कण है वो दूर उड़ के चले जाते हैं और जो चावल या गेहूं के कण है वो वहीं के वहीं एकत्रित हो जाते हैं। इस तरीके से हम चावल या गेहूं के कणों से भूसी को अलग कर लेते हैं, ठीक। तो जो निष्पादन विधि है बच्चों वो हल्के और भारी कणों को अलग अलग करने के लिए उपयोग लाई जाती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। निष्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के हल्के और भारी घटकों को हवा की सहायता से अलग किया जाता है। यहाँ पे ये बात बच्चों ध्यान रखने वाली है कि एक जो कण होंगे वो हल्के होंगे और दूसरे जो कण होंगे वो भारी होंगे। तो जो हल्के कण होते हैं वो हवा से दूर उड़कर चले जाते हैं और भारी कण को हवा उड़ा नहीं पाती तो वो वहीं की वहीं गिर जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों कण अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हल्के पदार्थ उड़ जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उदाहरण भी हमने लिया है, यानी कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पादन का उपयोग भूसे से अनाज को अलग करने में किया जाता है। किसान लोग खुले मैदान में हवा की दिशा में अनाज और भूसे को गिराते हैं। हवा भूसे को उड़ा ले जाती है और भारी अनाज नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से वो अनाज के कणों को भूसे से अलग कर लेते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। ये है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसी एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो भूसी के कण को तो हम निष्पादन विधि से अलग कर लेंगे, यानी उसे फटक कर अलग कर लेंगे, सूप वगैरह से फटक लेंगे जिससे कि भूसी के कण अलग हो जाएंगे। और जो धूल के कण है उसे पानी में डालकर, दाल को पानी में डालकर उसे निथार लेंगे, मतलब निथारने वाली विधि से हम उसे अलग कर लेंगे। क्योंकि जब है ना हम दाल और धूल के कणों को पानी में डालेंगे तो धूल के कण हल्के होते हैं तो वो पानी में ऊपर की साइड आ जाएंगे, ठीक है।
और दाल के कण भारी होते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। फिर उसे जब निथारेंगे यानी पानी को अलग करेंगे दाल में से, तो क्या होगा कि जो धूल के कण है वो पानी के साथ दाल से अलग हो जाएंगे। आपने घर पे भी देखा होगा बच्चों, जब हमारी मम्मी वगैरह या फिर जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं तो वो इसी तरीके से दाल में से या चावल में से धूल के कण अलग करते हैं, यानी दाल या चावल को बनाने से पहले उसे धोते हैं, धोकर फिर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे, दालों से भूसी को उड़ाकर फटक कर तथा धूल के कणों को पानी में धोकर पृथक किया जा सकता है। इस तरीके से हम दाल में से भूसी और धूल के कणों को अलग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 4। ये है, छानन से आप क्या समझते हैं, यह कहाँ उपयोग होता है? तो छानन, छानन का मतलब है छानना। तो हमने घरों में भी देखा होगा कि हमारी मम्मी वगैरह हैं रोटी बनाने से पहले आटे को छानती हैं, जिससे उसमें आटे में मौजूद जो मोटे कण हैं यानी बड़े कण हैं वो निकल जाते हैं, जैसे कंकड़ वगैरह हो या फिर भूसी वगैरह हो, वो आटे से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम छानन विधि का उपयोग थोड़े महीन कणों यानी बारीक कणों और बड़े कणों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पे इसका देख लेंगे बच्चों उत्तर, छानन वह प्रक्रिया जिसमें किसी मिश्रण को छलनी या कपड़े से छानकर ठोस अथवा तरल को अलग किया जाता है। ठीक, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है दोनों तत्व हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, या फिर है ना एक तरल और एक ठोस भी हो सकता है। यहाँ पे हमने चाय वाला उदाहरण लिया है कि जो चाय है हमारी वो तो तरल है और जो चाय पत्ती है वो क्या है, ठोस है। तो छानकर हम चाय छलनी से छानकर तरल को और ठोस को दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, और यही विधि हमारे आटे वाले पर भी यूज होती है। आपने रेत पे भी देखा होगा कि जब हम मकान वगैरह बनाते हैं तो रेत में से कंकड़ छलने से छानकर अलग करते हैं। ठीक है, तो छानन विधि का उपयोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे उपयोग दिया है चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को पानी से अलग करना। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। ये है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो ये इसके लिए बच्चों निथारण विधि एक होती है, निथारण विधि, उसके द्वारा हम रेत और जल के मिश्रण में से पानी को जल को अलग और रेत को अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? एक जैसे बर्तन में यहाँ पे रेत और जल का मिश्रण है, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे क्या करेंगे कि इस पानी के बर्तन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे बिना हिलाए डुलाए। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे तलहटी में, ठीक है, नीचे तलहटी में इस जगह पर रेत के कण बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो पानी शांत रहेगा, रेत के कण बैठ जाएंगे। फिर क्या है, इस पानी को ऊपर से निकाल लेंगे किसी भी तरह से, या फिर तो इसे बर्तन को थोड़ा नभा कर निकाल लेंगे, या फिर स्टोव वगैरह से निकाल लेंगे ऊपर ऊपर का पानी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि ऊपर का पानी तो दूसरे बर्तन में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में आ जाएगा। ये जैसे पानी हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया, और जो रेत है, रेत वो यहीं इस जगह पर ही इस बर्तन में ही रह जाएगी। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? निथारण विधि, निथारना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, पहले निथारण द्वारा रेत को नीचे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर उसे शांत छोड़ दिया जाएगा पानी और रेत के मिश्रण को, तो वो नीचे बैठ जाएगा। फिर ऊपर का स्वच्छ जल निकाल लिया जाएगा, फिर किसी तरीके से ऊपर का जल निकालकर दूसरे बर्तन में ले लिया जाएगा, जिससे कि पानी अलग हो जाएगा और रेत अलग हो जाएगी। इस तरीके से हम रेत और जल के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 6। ये है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक घर में आटा छानने वाली छलनी लेंगे, उसमें डालेंगे आटे और चीनी के मिश्रण को, और उस छलनी से हम उस मिश्रण को छानेंगे। तो आटा तो हमारा यहाँ छनकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि आटे के जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, बारीक होते हैं। तो आटा तो इस छलनी में से, आटा छानने वाली छलनी से नीचे आ जाएगा, लेकिन जो चीनी के कण है वो बड़े होते हैं, तो वो यहीं रह जाएंगे, चीनी के कण यहाँ रह जाएंगे। तो यहाँ चीनी आ जाएगी हमारी, और नीचे की साइड आटे के कण आ जाएंगे, यहाँ आटा आ जाएगा। इस तरीके से हम आटे और चीनी के कण को अलग अलग कर लेंगे। तो इस विधि को हम छानन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ, चीनी को छलनी द्वारा छानकर आटे से अलग किया जा सकता है, क्योंकि चीनी के कण बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण चीनी के कण छलनी में ऊपर ही रह जाएंगे और आटे के कण नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों कणों को अलग अलग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो पंकित जल बोलते हैं बच्चों ऐसे जल को जिसमें कि है ना धूल मिट्टी के कण मिले होते हैं। ठीक है, उस जल को, जो गंदा पानी होता है उसे
पंकित जल बोलते हैं। ठीक है, पहले तो इसे समझ लो। फिर इसे भी जैसे हमने रेत और पानी के मिश्रण को अलग अलग किया था, वैसे ही निथारण विधि द्वारा इन दोनों को भी अलग अलग कर देंगे। यानी पानी और धूल मिट्टी के कणों को हम है ना थोड़ी देर शांत छोड़ देंगे, तो जो धूल मिट्टी के कण होंगे वो यहाँ पे कली में नीचे बैठ जाएंगे, इस जगह पर बैठ जाएंगे, इस जगह पर बैठ जाएंगे। फिर इसे ना पानी को है ना किसी तरीके ऊपर जो पानी रह जाएगा, फिर उसे किसी तरीके से दूसरे बर्तन में ले लेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और रेत धूल मिट्टी के कण यहीं पर इसकी तली में रह जाएंगे। तो निर्धारण विधि द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, पहले निर्धारण द्वारा मिट्टी को नीचे बैठा देंगे, फिर छानन द्वारा ऊपर से स्वच्छ जल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर हम इसे छानकर भी अलग कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 8 को करेंगे, जो है रिक्त स्थानों की को भरिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। तो धान के दानों को हम उनकी डंडियों से पृथक थ्रेसिंग विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रेसिंग। ठीक, थ्रेसिंग। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर यहाँ करेंगे थ्रेसिंग। अगला जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है किसी एक कपड़े पर दूध को उंडेला हो तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की ये प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों निस्पंदन। क्या बोलते हैं? निस्पंदन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे निस्पंदन। ग नंबर वाला है समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाष्पन। वाष्पन। घ नंबर वाला है, ये है जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश करते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं हम निस्तारण। क्या बोलते हैं? निस्तारण। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 8 भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो अगला प्रश्न है इस पाठ का वो है प्रश्न क्रमांक 9। ये है सत्य और अथवा असत्य। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं का नंबर वाला कथन है दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए दूसरी विधि लगती है। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य। अगला है खा नंबर वाला, ये है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये भी गलत है बच्चों। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसे हम जो चालन विधि है या फिर छालन विधि है उसके द्वारा अलग कर सकते हैं। कि जो भी नमक होता है उसके बारीक कण होते हैं और चीनी के मोटे कण होते हैं, तो छान के हम अलग कर सकते हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक, अगला है ग नंबर वाला, ये है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये भी असत्य हो जाएगा, निस्पंदन विधि द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो निस्तारण द्वारा नहीं कर सकते, हम निष्पावन द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, या फिर थ्रेसिंग विधि भी आ जाती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सभी जो कथन है वो असत्य हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, वो है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। ठीक है, घरों में सबके ही शिकंजी बनती है, यानी नींबू पानी भी कोई कोई बोलता है इसे, या फिर शरबत भी बोलता है कोई। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है? तो बच्चों चीनी को हमेशा बर्फ को हमेशा चीनी घुलने के बाद डालना चाहिए, क्योंकि बर्फ जब डाल दी जाती है तो चीनी कम घुलती है।
ठीक है, नॉर्मल पानी में ज़्यादा चीनी घुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, शिकंजी में चीनी घोलने से पहले बर्फ डालने से पानी ठंडा हो जाएगा, जिससे चीनी कम घुलेगी, क्योंकि ठंडे जल में विलेयता यानी घुलने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अगर हमने शिकंजी में पहले बर्फ डाल दिया फिर बाद में चीनी घोली, तो उसमें जो चीनी है वो नहीं घुलेगी उतनी जितनी कि पहले घुल सकती थी। अब यहाँ पे दिया है, इसलिए बर्फ डालने से पहले यदि चीनी मिल जाए तो वह अधिक मात्रा में घुलेगी। तो हमें हमेशा बर्फ डालने से पहले ही चीनी को घोल लेना चाहिए, इसलिए बर्फ डालने से पहले चीनी डालना अधिक उचित होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम जब भी शरबत बनाएं तो बर्फ को बाद में डालें, पहले चीनी उसमें मिला लें शरबत में, नींबू के शरबत में। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।